वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने लेकर के आई हूँ जुलाई मंथ के जो आखिरी हफ्ता है, आखिरी सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। इसके बाद हमारा जुलाई मंथ के सारे करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही साथ आप सभी लोगों ने जुलाई की ये चारों हफ्ते की वीडियोस जो कि पूरे ओनली करंट अफेयर के चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी, वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ आप लोगों ने जुलाई का जो पूरा हफ्ते का हम लोगों ने जो पूरे महीने का अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, एक उसको कंप्लीट करना है। और जो डेली वीडियोस आती हैं वो भी आप लोग चेक कर सकते हो, ओनली करंट अफेयर के चैनल पे डेली वीडियोस अपलोड की जाती हैं, उनको भी पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। एक बात और बता दूं, मैं जितना भी इस वीडियो में बताया जाएगा ज्यादातर वो जो है प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट होगा। प्रीलिम से जुड़े हुए फैक्ट्स, प्रीलिम से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जो पेपर वन में ज्यादा पूछी जाती हैं, उनको मैं यहाँ कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वहां पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले आर्टिकल से, जो कि इंटरनेशनल टाइगर डे, बाघ दिवस से है। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये वाली 29 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी टैगलाइन को आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। टैगलाइन कहती है, सेव द टाइगर्स बिफोर दे स्टार्ट लिविंग जस्ट इन आवर स्टोरीज। टाइगर्स को बचाया जाए इससे पहले कि वो सिर्फ हमारी स्टोरीज में ही जी रहे हो, उससे पहले टाइगर्स को बचाना बेहद जरूरी है। ठीक है भाई, तो टाइगर डे यहाँ पे मनाया गया था 29 जुलाई, इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पर ये जो है पहली बार 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग के टाइगर समिट में इसको सबसे पहली बार मनाया गया था, जहाँ पे 13 टाइगर की जो कंट्रीज हैं यहाँ पर वो आई थी और उन्होंने यहाँ पर टाइगर्स की प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत सारी बातें कही थी और बहुत सारी चीजें कही थी कि हम किस तरीके से प्रोटेक्शन जो है टाइगर्स को दे सकते हैं। तो बाघ दिवस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना है। बाघों का स्टेटस अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, टाइगर्स का स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में टाइगर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके के स्टेप्स लिए हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसे कौन से स्टेप्स लिए, तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, ऑलरेडी एक टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, 1973 में स्टार्ट हुआ था, जिसको अब 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो टाइगर डे, वो जो एक टाइगर प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं हमारे भारत में या साउथ एशिया के अंदर, हमें सबसे ज्यादा कौन से टाइगर देखने को मिलते हैं, वो है बंगाल टाइगर। जानते हैं आप सभी लोग, बंगाल टाइगर आपको इंडिया, क्वेश्चन आता है कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, आसपास है ना, सारी पड़ोसी देश है सारे। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि भाई जो बंगाल टाइगर्स हैं उसमें जो लार्जेस्ट मेल हो सकता है, उसकी कितनी लेंथ हो सकती है, 3.2 मीटर्स लॉन्ग हो सकता है, जिसमें उनकी 1 मीटर की जो पूंछ होती है, टेल, उसको मैं इंक्लूड करके बता रही हूँ। और इनका वेट करीब इतना किलो तक जा सकता है, इसमें प्लस माइनस 4-5 चलता है, मतलब 300 भी हो सकता है, 290 भी हो सकता है। और फीमेल्स इनके कंपेयर में स्मॉलर होती हैं, इनकी जो लेंथ है वो 2.7 मीटर्स और वेट 180 किलोग्राम के करीब रहता है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए ये मैं करवा रही हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि टाइगर्स का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। आईयूसीएन स्टेटस का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट आती है, इस रेड लिस्ट में इसको बंगाल टाइगर को किस लिस्ट में डाला गया है, वो है एंडेंजर्ड। तभी तो प्रोटेक्शन की बात चल रही है, एंडेंजर्ड है तभी तो उनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल टाइगर डे के इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में भी पता होनी चाहिए। जितने ये फैक्ट्स मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं अपने नोट्स में लिखो, क्योंकि ये फैक्ट्स दोबारा आपको नहीं मिलेंगे इसमें, और दूसरी बात याद भी नहीं रहते हैं। लिखा होगा तो कल को रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी, वीडियो को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, लिखी होंगी तो आसानी हो जाती है। ठीक है, चलो
अगले डे पे बढ़ते हैं, टाइगर डे फर्स्ट हो गया। अगला आता है 26 जुलाई को, मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए, मैंग्रोव के संरक्षण के लिए अलग से एक दिवस या दिन मनाया जाता है। दिवस का नाम है 26 जुलाई। अब ये दिवस की क्या इंपॉर्टेंस है, कब मनाया जाता है, कैसे है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी पहली बात, मैंग्रोव जो है वो आपको उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेंगे। और मैंग्रोव्स जो होते हैं ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे। इस पिक्चर को देख लो अच्छे से, देखी तो होगी पहले, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ रहे होगे, और पहली बार भी पढ़ रहे हो कोई समस्या नहीं, मैं पूरा लास्ट से शुरू करके आपको बताऊंगी। तो देखो, बात ये है कि जो मैंग्रोव है ना, इनकी जड़ें बहुत ज्यादा पानी में जाती, तो ये पहली बात तो ये सबसे ज्यादा जो है घने होते हैं। देखा ना इस पिक्चर में कितने घने दिख रहे हैं, तो ये घने होते हैं। ये नमक को सहन कर सकते हैं, नमक सहिष्णु होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ठीक है। और ये उस जगह पे आपको मिलेंगे जहाँ पे लैंड और सी का मिलन होता है, जहाँ पे भूमि और समुद्र मिल रहा है। मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ बड़ा आसान से। ये एक नदी फ्लो करके आ रही है मीठे पानी की, फ्रेश वाटर की एक नदी है, और ये है ओशन, समुद्र है। और समुद्र का पानी आपको पता है खारा होता है, इसमें सैलिनिटी या फिर जो नमक की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये एक नदी और एक ओशन के जहां पे मिलने का पॉइंट होता है ना, ये वहां मिलेंगे। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलने लगते हैं, उससे पहले जो एक डेल्टा बनता है जिसका नाम भी रखा गया है सुंदरबंस। सुंदरबंस क्योंकि यहाँ पे सुंदरी पेड़ मिलते हैं, तो सुंदरबन हो गया, बन मतलब फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से आपको मैंग्रोव्स यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और भारत मैंग्रोव की प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम कर रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव सुंदरबन के इलाके में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखने हैं कि ये आपको जो है किसी भी नदी के मुहाने पर मिल सकते हैं, लेगून पर, फ्लैट में पाए जाते हैं। और ये उस जगह का एक तंत्र को बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। साथ ही साथ ये जो जितने भी मैंग्रोव्स होते हैं, ये हमें जो भी वहां से समुद्र से आने वाली डिजास्टर्स होते हैं, आपदा होती है, उससे बचाते भी हैं। जैसे सुनामी आ रही है या कोई भी और किसी प्रकार की चीजें आ रही हैं, तो उनसे भी अपने आप को हमें बचाने में खूब योगदान देते हैं। तो मैंग्रोव के बारे में ये बातों को आपने दिमाग में रखना है कि मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव का क्या क्या सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब ये फैक्ट्स अगर दिमाग में रख लोगे तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें कई बार इंग्लिश में हेलोफाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि हेलोफाइट्स क्या होते हैं, जो कि पानी या नमक को कंट्रोल रख पाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक प्रॉप, एयर, स्टिल्ट, रेड, ब्लैक, व्हाइट, अलग अलग प्रकार के होते हैं। रेड मैंग्रोव वो होते हैं जो बिल्कुल तट के किनारे पे मिलते हैं, ब्लैक होते हैं जो थोड़ा और दूर होते हैं, और व्हाइट होते हैं जो थोड़ा सा और ऊंचाई पे उगते हैं। भारत में सुंदरबन सबसे ज्यादा है। रत्नागिरी में भी है, रत्नागिरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। गोवा में भी मिलते हैं, अंडमान निकोबार में भी मिलते हैं। कृष्णा और महानदी का जो डेल्टा बनता है वहां भी मिलते हैं, कृष्णा और गोदावरी, सॉरी, कृष्णा गोदावरी के एक महानदी के अलग मिलते हैं, गुजरात में अलग मिलते हैं। तो डेल्टा और जहां जहां बनते हैं वहां पे अक्सर ये मैंग्रोव देखे जाते हैं, ठीक है भाई। चलो, बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल पर। ये है एक डिफेंस की, देखो एक ही न्यूज थी, मैं हमेशा डिफेंस की अलग से न्यूज लेके आती हूँ उस हफ्ते की। तो इस हफ्ते की एक ही न्यूज है, भारत की कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में हुई है, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, वहां पे हुई है, नाम है तलिस्मान साबरे। मैंने ये इसलिए रखा है, आप सोचेंगे कि इसमें इंडिया तो है नहीं, मैम ने ये क्वेश्चन इसमें क्यों ऐड कर दिया। इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि यूपीएससी ने एक बार ऐसा सवाल किया है जिसमें इंडिया की एक्सरसाइज नहीं थी, दो अलग कंट्रीज की थी, ओमान की थी, शायद किसी और कंट्री की भी थी। तो यूपीएससी ने ऐसा सवाल किया था, इसलिए मैंने ये वाला इंक्लूड कर दिया ताकि आपको ये याद रहे कि जरूरी नहीं है कि सारी एक्सरसाइज आपको इंडिया वाली ही पढ़ के जानी है, सूर्य किरण, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी इसमें पढ़ेंगे। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कैनबेरा आपको मिलेगा, सिडनी, पर्थ इसी के आसपास जो है वो लोकेटेड है। और इसके इस तरफ ये जो रीजन है पूरा, यहाँ पे ये कहलाता है क्वींसलैंड, ठीक है। ये कहलाता है क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में आपको ये पूरा रीजन मिलेगा, क्या, कोरल रीफ से भरा भरा हुआ, प्रवाल भित्तियों से भरा हुआ ये रीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार G20 की मीटिंग पे है, क्वेश्चन आएगा
G20 की एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर हुई? तो याद रखिएगा गोवा में। गोवा आप जानते हैं भारत का पार्ट जो है वो 1961 में बना था। उससे पहले ये जो है पोर्चुगीज के अंडर हुआ करता था। 19 दिसंबर को हमने इसको ऑक्यूपाई किया। आपके सामने जल्दी मैं एक G20 की मीटिंग्स का भी सारा लेके आऊंगी कि कहाँ कहाँ पे G20 की मीटिंग्स हुई। अभी तो चल रही है ना, इसलिए जो अभी की इंफॉर्मेशन है मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है। 22 जुलाई को ये होती है मीटिंग, जिसमें क्या बात की जाती है कि हम लोग हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन का है, उस पे हम लोग किस प्रकार से अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं। रशिया, मेक्सिको, काफी लोग आए थे, फ्रांस, इन सब लोगों ने यहाँ पर जो है डिसाइड करा। और ऐसा नहीं कि G20 के अलावा लोग नहीं आए थे। G20 के अलावा जो G20 के मेंबर नहीं है, जैसे सिंगापुर, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, ओमान, डेनमार्क, इजिप्ट, बांग्लादेश, स्पेन, इनको भी बुलाया गया था। इन्होंने भी मीटिंग अटेंड करी थी। और भारत के जो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के जो मंत्री हैं R K सिंह, उन्होंने इस पूरी मीटिंग को यहाँ पर समझाते हुए, बताते हुए बताया है कि हाइड्रोजन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होंने इस पूरी मीटिंग में ये सारी बातों को बताते हुए जो है कार्बन के ऊपर फोकस करते हुए बताया, और ये भी बताया है कि जो भारत ने स्टार्ट किया था अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसी ISA ने ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें बाकी कंट्रीज अपना सहयोग दे सकती है। तो इस प्रकार से ये मीटिंग कंडक्ट हुई है। याद रखिएगा कहाँ पे कंडक्ट हुई है, वेन्यू इंपॉर्टेंट है, और उसमें किस बारे में बात की गई है वो इंपॉर्टेंट है। बस उतना पढ़ लोगे बहुत है, इससे ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे हैं ऐसे, तो बहुत सारे पढ़ने पड़ जाएंगे, मेन मेन चीजों को पढ़ना है। अगला भाई, एक G20 का जो समिट हो ही रहा है, उसमें एक अलग से RECEIC फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। तो ये जो है RECEIC G20 जो है उसके तहत स्टार्ट किया गया है। अब ये RECEIC क्या चीज है, इसको हम लोगों को समझना होगा। तो देखो भाई, ये जो है ना, एक हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है ना, भूपेंद्र सिंह यादव, उन्होंने शुरू किया है। फुल फॉर्म देखो पहले, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन। इंग्लिश हिंदी दोनों में यही पढ़ेंगे। और ये मीटिंग चल रही थी चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में। वहां पे ये डिसाइड हुआ। एक तो अलग से मीटिंग आपने पढ़ी एनर्जी वाली गोवा में, वो अलग है। ये एनवायरमेंट और क्लाइमेट के ऊपर है, ये अलग। इसके तहत क्या, इसमें बहुत सारी कंट्रीज आई थी, जिसमें एक ये प्लेटफॉर्म होगा RECEIC के, जिसमें एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है इंडिया। इंडिया मेन कर रहा है, बाकी साथ में और भी जुड़े हुए हैं। इसमें ये बात की जाएगी कि हम जो क्लाइमेट चेंज की चीजें भर भर के लागू किए जा रहे हैं, ये कितनी उपयोगी है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, ये बारे में कोलिशन है, एक गठबंधन यहाँ पे बनाया गया है। समझे बात को? इसमें बहुत सारी और भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। जितनी भी और कंपनीज हैं, छोटी बड़ी MSMEs, जितनी भी कंपनीज हैं, उनसे भी पार्टिसिपेशन मंगवाया गया कि वो भी यहाँ पार्टिसिपेशन करके अपने बढ़ावा दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो इसमें वो भी बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा एक जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो RECEIC इसी के ऊपर है। ठीक है, बात को समझ गए सब लोग? तो ये देख लो भाई, पढ़ लो इसके अंदर। यहाँ पे वैसे तो लिखा हुआ है मैंने, आप इसमें रीड कर सकते हो कि इस पूरे में जो है कचरा के ऊपर, रासायनिक कचरे के ऊपर, पर्यावरण से चुनौतियां हमें कौन कौन सी, इसका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी बातों पे फोकस करते हुए आगे बढ़ने की बात की गई है कि हम लोग इन इन बातों पे फोकस करते हुए सॉल्व करें। ठीक है। अगला आता है भाई मिहिर भोज का स्टैच्यू। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि स्टैच्यूज वगैरह पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब बात यहां से आती है कि मिहिर भोज का स्टैचू जो है, ये कहाँ पे बोला गया है, और इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई है एक्चुअली। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि है क्या चीज, पहले तो ये समझो। सम्राट मिहिर भोज का स्टैचू, ये हरियाणा की गवर्नमेंट, हरियाणा के जो गुज्जर कम्युनिटी है वो इसको डिसाइड कर रहे हैं। तो अब बात यह आती है कि अभी कुछ टाइम पहले की ये काफी ज्यादा बात चल रही है, गुर्जर और राजपूत दोनों ही इनको अपना जो है पूर्वज मानते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हरियाणा में जो, हरियाणा है तो अब इसके लिए कौन चेक करेगा? चंडीगढ़ का हाईकोर्ट देखेगा, क्योंकि हरियाणा का हाईकोर्ट नहीं है ना, चंडीगढ़ वाला ही है। तो इसके लिए हरियाणा हाईकोर्ट, मतलब ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है।
और इसमें पूरी जो है एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि मिहिर भोज का स्टैचू वो किसके लिए काउंट किया जाएगा, और इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को होने वाली है। ठीक है भाई। तो ये जो मिहिर भोज है, राजा या सम्राट मिहिर भोज, ये उत्तर भारत में राज किया करते थे 9वीं शताब्दी में। और ये जो सम्राट मिहिर भोज है, इन पर राज्य में गुर्जर और राजपूत दोनों समुदायों का दावा है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकारों को शामिल करके एक डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा यहाँ पर पूरा फाइनल। ठीक है। तो इनकी प्रतिमा स्थापित करने के ऊपर एक पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो हरियाणा की सरकार ने यहाँ पर कटहेल डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की बात करी है, तो इस पे कंट्रोवर्सी है हरियाणा की सरकार की। और हरियाणा में ही बेसिकली कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस बात को याद रखिएगा। मिहिर भोज के बारे में बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे, जिनकी कैपिटल कन्नौज हुआ करती थी। तो इसको भी याद रखिएगा। मिहिर भोज के बारे में पूछा जा सकता है। इनको भोज बन के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम था रामभद्र। और भोज जो है ये खूब ज्यादा विष्णु जी के भक्त हुआ करते थे। ठीक है। और इन्होंने सतलुज नदी से लेकर नर्मदा नदी तक पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर अपने कब्जे में किया था। इनके कॉइन्स बहुत फेमस है मिहिर भोज के। इन्होंने कॉइन्स जो है वो काफी सारे जारी करे हैं, तो वो काफी फेमस रहे हैं। तो मिहिर भोज के बारे में याद रखिएगा, आ सकता है इस पे सवाल। अगला ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। मिलिट्री कूप हुआ है जिससे सरकार वहां की तख्ता पलट हो गई है। मिलिट्री कूप का अर्थ होता है तख्ता पलट। एक तो शब्द होता है भाई मार्शियल लॉ, और एक शब्द होता है कूप। कूप जो है बहुत ही गलत तरीके से होता है जब कोई सरकार यहाँ पर उलट दी जाती है। तो नाइगर नाइजीरिया नहीं है, नाइगर है। हालांकि दोनों अफ्रीका के जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वहीं पर आते हैं, लेकिन नाइगर जो है यहाँ पर, वहां पर मिलिट्री कूप है। जैसे आपने सुना सूडान में हुआ था, बुर्किना फासो में हुआ था, म्यांमार में हुआ था, उसी प्रकार से नाइगर या नाइजर में भी अभी हाल फिलहाल में मिलिट्री कूप हुआ है। क्वेश्चन आता है कि किस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अभी हाल फिलहाल में मिलिट्री कूप हुआ है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं नाइगर। ठीक है। मिलिट्री कूप को मैं आपको एक आसान भाषण में समझा देती हूँ। मिलिट्री कूप का अर्थ होता है कि एक जो पूरा इलाका है जहाँ पे एक कंट्री है, उस कंट्री में राष्ट्रपति का शासन हुआ करता है या फिर प्रधानमंत्री का हुआ करता है। तो वहां पर आर्मी का जो जनरल है वो जबरदस्ती राष्ट्रपति भवन पे धावा बोल के उनको वहां से हटा के, उनको बंदी बना के, उनको जेल में रख के खुद वहां से रूल करना शुरू करते, उसे कहते हैं हम मिलिट्री कूप। सो ये जो मिलिट्री कूप हुआ है, ये अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी जगह पे देखने को मिला है, जिसमें से अभी रीसेंट है नाइगर या नाइजर, दोनों पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक कंट्री का नाम है। ठीक है। तो नाइगर के कूप में बहुत सारे और भी लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है कि ये गलत हुआ है। ठीक है। इसकी ये एक तरीके से पूरा लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है। ये मैं अपनी प्लेसेस एंड न्यूज वाले टॉपिक में जरूर कवर करूंगी। अगले जो है मैंने आपको जो वीडियो दिया उसमें जरूर कवर करूंगी। ठीक है। हो जाएगा। और नाइगर के बारे में बात करूं तो भाई ये बहुत पुअर कंट्री है। रिपोर्ट के अनुसार ये वर्ल्ड की जितनी भी पुअर कंट्री को उसमें से एक काउंट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो ज्यादातर सिर्फ अपने लिए एग्रीकल्चर करते हैं, जिसे हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे यूपीएससी सीएपीएफ ने भी इस बार सवाल करा है, पढ़िएगा जरूर। आप सभी लोग सीएपीएफ के पेपर को जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि वो पेपर आपके लिए जरूरी है, पढ़ना जरूरी है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें। अगला देखेंगे, फिनलैंड ने इंडिया की मदद करी है देसी बनाने में। देसी क्या चीज है? देसी का अर्थ है डिजिटलाइजेशन, एजुकेशन शिक्षा, सस्टेनेबिलिटी मतलब की स्थिरता, और इनोवेशन यानी नवाचार। तो इस प्रकार से एक अलग से डेवलपमेंट किया गया है इनिशिएटिव को, जिसका नाम आप सभी लोगों ने याद रखना है। नाम याद रखना बेहद जरूरी है कि क्या है नाम। ठीक है। देसी इनिशिएटिव को दिमाग में रखिएगा। हो जाएगा याद, किसके साथ मिलकर किया है इंडिया ने, ये भी याद रखना है। फिनलैंड के साथ हमारे संबंध थोड़े अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, और अभी तो उतने फिनलैंड और स्वीडन के साथ अच्छे नहीं है, पर आगे आने वाले समय में और अच्छे हो सकते हैं। ठीक है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी। वहां पे फिनिश एंड स्वीडिश ये दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा अमाउंट में बोली जाती है। फिनलैंड एक तरीके की नॉर्डिक कंट्री आती है। ठीक है।
और कौन कौन सी नॉर्डिक कंट्री में आते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि कौन कौन सी इसमें और इंक्लूड की जाती है। अगला देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए चीफ मिनिस्टर के पद पे रहने वाले पहले हुआ करती थी ज्योति बासु। ठीक है, ज्योति बासु जो है, ज्योति बासु हुआ करते थे, मतलब मेल है ये। तो ये जो है लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर रही है वेस्ट बंगाल की। 1977 से 2000 तक रहे थे लॉन्गेस्ट सर्विंग। अब सेकंड उनको उनके क्रॉस करके आ गए हैं ओडिशा के नवीन पटनायक। आई होप आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। अब नवीन पटनायक जो है, ये पर्सन अभी भी ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है। और बीजू जनता दल जानते हैं आप लोग, जो कि इनके फादर द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिनका नाम क्या है, मतलब या फिर इन्होंने स्टार्ट की थी, आप कह लो जनता दल से अलग होकर बीजू जनता दल शुरू किया था। बीजू पटनायक इनके पिताजी का नाम था, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सपोर्ट दिया था। तो बीजू जनता दल आप इन्हीं के कह सकते हो कि इन्होंने स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो अभी ये सरपास कर गए हैं, याद हो जाएगा इस बात को। तो ये कहाँ के हैं याद रखिएगा, ये जो है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर रहे या अभी भी है। अगला, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। ठीक है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में कौन से जो व्यक्ति हैं या कौन सी जो कंट्री है वो और इंक्लूड हो गई है साथ में सिटी, वो है भारत की बेंगलुरु। आज तक भारत की कोई भी सिटी यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुई थी इस कल्चर फोरम में, जहाँ पे जो वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज हैं उनकी आपस में इंटेलिजेंस शेयर की जाती है। 40 सिटीज हैं इसमें, जिसमें इंडिया की एक भी सिटी नहीं थी। पहली सिटी बनी है बेंगलुरु, कर्नाटका में है। इसके साथ साथ ऑलरेडी लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई, न्यूयॉर्क ऑलरेडी है। तो क्वेश्चन बनेगा, अगर या तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कौन सी इंक्लूड हुई है, आपका सीधा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। पर अगर पूछता है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम क्या है, तो ये लंदन में स्टार्ट की गई थी। लंदन के मेयर ने 2012 में इसको स्टार्ट किया था, जस्टिन सिमन ने। उसके बाद से ये चलता आ रहा है और इसमें पहली बार भारत की एंट्री हुई है, भारत की सिटी बेंगलुरु की। राइट एवरीवन, चलिए अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। अभी मिचेल माता की जो यात्रा है वो शुरू करवा दी गई है। मछेल मात्रा माता, देखो एक तो अभी यूपीएससी ने सीएपीएफ में खीर भवानी मेला पे क्वेश्चन पूछा है। तो खीर भवानी मेला जो है वो कहाँ लगता है, कश्मीर में। उसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको ये वाला भी एक क्वेश्चन डाल दिया कि मछेल माता की जो यात्रा होती है ये जम्मू के किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे की जाती है। याद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर का जो ये रीजन है यहाँ पे प्रथम पूजा की जाती है। और यहाँ पे हमारी जो काली या चंडी माता है उनकी यहाँ पे पूजा करवाई जाती है या की जाती है। मछेल माता इन्हें कहा जाता है। ये किश्तवाड़ में लोकेटेड है, याद रखिएगा। किश्तवाड़ जो है चेनाब नदी के किनारे सिचुएटेड है। चेनाब पता है सबको, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पढ़ लेना, आपको सारी पता होनी चाहिए। चंडी माता का मंदिर है, चंडी माता जिनको दुर्गा जी का एक रूप कहा जाता है, दुर्गा देवी का। ठीक है, तो याद हो जाएगा ये वाली छोटी सी बात भी। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला देखेंगे, अभी डब्ल्यूएचओ, आप जानते हैं डब्ल्यूएचओ भी न्यूज में चल ही रहा है। डब्ल्यूएचओ ने पहली एक बात ये बोली थी कि भाई जो एस्पार्टेम हम यहाँ पर आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हमारे जो कोक होती है ना, कोका कोला है या आइसक्रीम होती है या डाइट कोक जितनी भी होती है, उसमें जो मीठेपन के लिए ऐड की जाती है ना एस्पार्टेम, वो हमारा कैंसर कॉज कर रही है, वो कार्किनोजेन कंपाउंड के रूप में काउंट हो रहा है। ऐसा किसने बोला था, डब्ल्यूएचओ ने ये बोला। एक तो इस बात के लिए न्यूज में थी डब्ल्यूएचओ। दूसरा इस बात के लिए न्यूज में है कि डब्ल्यूएचओ ने जो साउथ ईस्ट का पूरा रीजन है उसमें भूटान और तिमोर लेस्टे, ये दो कंट्रीज आपको पता ही है, वहां पे ये बोला है कि रुबेला फ्री हो गई है। तो ये सवाल भी बन सकता है कि डब्ल्यूएचओ ने हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री को रुबेला फ्री डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो अभी कौन आज हुई है इसके अंदर, भूटान एंड तिमोर लेस्टे।
क्लियर हो गई बात। रुबेला जो है ये ज्यादातर जो है ज्यादा किस में देखा देखा जाता है, ये बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाता है, जो कि बहुत मुश्किल से ठीक होता है, वैक्सीनेशन वगैरह से ही ये ठीक किया जाता है। तो रुबेला फ्री आ सकता है इस पे सवाल कि किसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये मछेल माता का मंदिर जो अभी मैंने ये टॉपिक दिया था ना, मछेल माता, ये पिक्चर दिखाना दिमाग से निकल गया मेरे, तो आप ये पिक्चर देखेंगे, ये मछेल माता का मंदिर है, श्राइन है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको मतलब मैं ये कहूंगी कि छोड़ के मत जाइएगा, पढ़िएगा जरूर। कहाँ पर है मैंने बताया, मछेल विलेज का नाम है, तभी वहां से नाम मछेल माता हुआ है। नदी कौन सी बहती है, चेनाब। और यहाँ पर चेनाब में या फिर किश्तवाड़ में कहाँ पर है, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। और यहाँ देखो, किश्तवाड़ में एक वैली आती है जिसका नाम है, घाटी है, पद्दार वैली। अब ये पद्दार वैली जो है ना, ये बहुत ज्यादा सेफायर जो होता है ना, एक रतन होता है सफायर, उसके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो इस बारे में इन फैक्ट्स को दिमाग में रखिएगा आपने। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसको आप लोगों ने अभी कवर किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये डेज है। वैसे देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि डेज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि डेज पे उतना सवाल नहीं किया जाता, वो एसएससी वगैरह में ज्यादा सवाल किए जाते हैं। लेकिन अभी मेरा ये कहना है कि इस पूरे में जो आपका ये 2 डेज मैंने आपको कराया, मैंग्रोव्स और टाइगर, ये बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। डेज के बारे में, डेज इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट बताए हैं, वन लाइनर फैक्ट याद रख लोगे इनफ है। मैंने बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे करके आपको पूरी वीडियो कंप्लीट कराई है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर ली हैं जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए करो। एक सजेशन मेरा आपके लिए और है कि आप सभी लोग एक बार यूपीएससी का सीएपीएफ द्वारा जो पेपर तैयार हुआ है उसको जरूर देखो। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप आने वाले आरएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, जिसकी डेट आ चुकी है 1 अक्टूबर। अगर आप आरएएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो उस पेपर को जरूर देखो। आप यूपीपीसीएस, आप बीपीएससी, इन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो इस यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर जो कि 6 अगस्त को हुआ है, जरूर देखो। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि किस प्रकार के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, आजकल किस प्रकार के सवालों का चलन है, वो आपसे खूब पूछा जाएगा। ठीक है, हो जाएगा सबको ये बात लर्न। तो ये अपना आप जो है वो कंप्लीट करिएगा, ये सारी फैक्ट्स को लिखना, लर्न करना। इनसे जुड़े हुए क्विज जो है वो आप हमारे चैनल पे सॉल्व कर सकते हो, क्विजेस भी आराम से कर सकते हो, आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो। सारी वीडियोस डेली की फ्री है और फ्री ही रहेंगी। सारी की सारी वीडियोस आपको यहाँ पर जो है वो बिल्कुल दे रखी है हम लोगों ने। तो आप सभी लोग उसको पूरे तरीके से पढ़ो, कोई भी समस्या नहीं है उस बात के ऊपर। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया गया है। तो मेरा सजेशन है कि आप सभी लोग इस चीज को कंप्लीट कर लो, पढ़ लो इन सबको। डेली करंट अफेयर वाली वीडियो को जा करके देख लो। और एक चैनल है ओनली करंट अफेयर, उसको ज्वाइन करो। डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है और मंथली भी आती है, वीकली भी आती है। और मंथ में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं वो भी वीडियोस आती हैं, जैसे कि एक टॉपिक हो गया आपका, आपका अलग अलग टॉपिक्स जो होते हैं, सब चीजों को यहाँ पर हमने कवर अप करा हुआ है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप पूरा अपनी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।